दिस इज अमित आनंद, वेलकम टू ट्राई विद ब्लू। सो इसके जस्ट पिछले एपिसोड में हमने आर्गुमेंट से रिलेटेड बात पढ़ रहे थे और उसी में हम लोग ने बताया था कि आर्गुमेंट जो है कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली लॉ के हर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और हमने वहाँ देखा था कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, ऐड होता है ना। और जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो एंगल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इसमें हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे ये प्रूव करते हैं कि इसके जस्ट, हालांकि इसके जस्ट पिछले एपिसोड में सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि ARG ऑफ अगर Z1 इंटू क्या है Z2 तो हो जाएगा कितना, ARG Z1 प्लस क्या ARG ऑफ Z2। तो आर्गुमेंट का मतलब तो समझते ही हैं कि आर्गुमेंट का मतलब क्या समझते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल। तो Z1 इंटू Z2 भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो मान लेते हैं ये दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिला, Z3। यानी हमको निकालना है किसका, Z3 का आर्गुमेंट निकालना है। किसका निकालना है, दो कम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हुआ तो भी तो हमको एक कम्प्लेक्स नंबर मिला। तो उससे मान लेते हैं कि हमको एक कम्प्लेक्स नंबर Z3 मिला, यानी कि हमको आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 यानी आर्गुमेंट ऑफ Z3 चाहिए हमको। आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब क्या होता है, θ1। आर्गुमेंट ऑफ Z2 का मतलब कितना होता है, θ2। तो आप क्या देख रहे हैं कि Z3 का आर्गुमेंट कैसे मिला, Z3 का आर्गुमेंट मिला Z1 का आर्गुमेंट और Z1 का आर्गुमेंट और यानी Z1 के द्वारा बनाया गया एंगल और Z2 के द्वारा बनाया गया एंगल ऐड हुआ तो हमको मिला Z3 का आर्गुमेंट। तो इससे आपको साफ हो गया होगा, या भी हम इसको और क्लियर कर देते हैं, बहुत बारीकी से क्लियर कर देते हैं, है ना। और हमने देखिए पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा कम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म चूज़ करें। हालांकि आप कोई भी फॉर्म चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का मतलब रोटेशन होता है। ये बात बाकी सब फॉर्म में आपको फील नहीं होगा। यूलर फॉर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फील होगा कि हाँ रोटेट हो रहा है। दो कम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हुआ तो भी रोटेशन हो रहा है और दो कम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हुआ तो भी रोटेट हो रहा है। इसको हम लोग बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल लेकर और बहुत सुंदर तरीके से इसको हम क्लियर करते हैं। सो आप एकदम इसको सिंसियरली इसको देखते रहें। जैसे लेट कर लेते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ, उससे हमको कम्प्लेक्स नंबर Z3 मिला। तो हमको आर्गुमेंट निकालना था Z1 इंटू Z2, या आर्गुमेंट निकालना था Z3 का। तो Z3 का आर्गुमेंट कैसे निकला, Z1 का आर्गुमेंट और Z2 का आर्गुमेंट जुटा तो हमको Z3 का आर्गुमेंट निकला। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं हेडिंग आप लोग पिछले एपिसोड में दे दिया था। हेडिंग आप लोग दे दीजिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ यहाँ पे हम दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ले लेते हैं लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा बाई 1, है ना, जो कि x1 बाई 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये x1 बाई 1 मान लेते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, θ1। इसका अगर हम देखा जाए तो इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, R1 सिस θ1। सिस θ1 का मतलब आप जानते हैं, सिस θ का मतलब क्या जानते हैं, cos θ प्लस क्या I sin θ, है ना। ये आपको शुरू में ही बता गया है। तो यहाँ θ1 क्या है, x1 बाई 1 के द्वारा बनाया गया एंगल है। अब R1 क्या है, x1 बाई 1 से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, समझते हैं आप। इसी को अगर यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो R1 e⁻ I θ1, यहाँ θ1 R1 का मतलब क्या है, सेम है। उसी तरह से Z2 ले लेते हैं, x2 प्लस क्या आयोटा बाई 2। बेसिकली ये x2 बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट है तो इसका भी कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होगा, मतलब इसके द्वारा भी कुछ ना कुछ एंगल बनाया गया होगा। मान लेते हैं इसका द्वारा कितना एंगल बनाया गया है, θ2। ओके, सो देखिए इस चीज़ को आप लोग, है ना। और इसको लिख सकते हैं कितना, R2 सिस θ2। ओके, R2 का मतलब दिए गए पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, θ2 का मतलब x2 बाई 2 के द्वारा बनाया गया एंगल। इसका यूलर फॉर्म क्या होगा, R2 e⁻ I θ2। यहाँ पे R2 θ2 और R2, यहाँ पे R2 θ2 सबका मतलब क्या है, सेम। तो अब यहाँ पे आता है कि सर हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसी को क्यों चुने, आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फील नहीं होगा कि दो कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रोटेशन होता है। ओके, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी बहुत हद तक फील कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रॉपरली फील करेंगे। और आपको यूलर से पोलर या पोलर से यूलर में आपको जाने के लिए बहुत अच्छे से सिखाया गया। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है e⁻α + β, तो ये हमारा यूलर फॉर्म है। यहाँ r कुछ नहीं मतलब 1 है
मतलब ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस बेसिकली 1 है। यूनी मॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया हुआ है। इसको आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस क्या बीटा। ओके, सो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का बात नहीं है। ओके, सो आते हैं अब हम चाहते हैं Z1 इंटू Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर को, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऑपरेट करेंगे मैथमेटिकली, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हमको क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो तीसरा जो मिला वो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। दो कम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हुआ तो उसे जो तीसरा मिला वो भी क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसका भी आर्गुमेंट होगा। ओके, सो चलिए, तो आपने Z1 को यूलर फॉर्म में क्या लिया है, R1 e टू आर आई थीटा 1, और आपने Z2 को यूलर फॉर्म में कितना लिया है, R2 e टू द पावर आई थीटा 2। तो R1 भी एक नंबर है, x1 y1 से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस, R2 भी क्या एक नंबर है, x2 y2 से ऑरिजिन के बीच। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होंगे, दो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर मिलेगा। और इसको देखें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर देखते हैं तो इसमें बेस क्या है, कॉमन है, बेस सेम है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ई टू आर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा 2, तो हो जाएगा आर ई टू आर आई थीटा 1 प्लस क्या थीटा 2। अब देखिए, दो कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो भी तुमको एक कम्प्लेक्स में मिला। मान लीजिए कि ये कम्प्लेक्स नंबर का हम नाम रख देते हैं कितना, Z3। और अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है मतलब इसका भी आर्गुमेंट होगा, इसका आर्गुमेंट कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। जैसे यहाँ पे थीटा 1 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल, यहाँ पे थीटा 2 भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, या x2 y2 की तरह बनाया गया एंगल है ना, या कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया। उसी तरह से ये Z3 है तो यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा क्या होगा, Z3 का है ना, हियर ARG ऑफ Z3, यानी कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। यही बात अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे आपको, है ना। इसको अगर आप पोलर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसी को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो R ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस क्या थीटा 2। समझ गए दोस्त आप, है ना। और जैसे Z को ही लिखते हैं अगर R सिस थीटा, तो इसमें थीटा क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल। ध्यान रखें। तो इसको अभी मैं हटा रहा हूँ और वापस फिर यहाँ आता हूँ। ज़रा देखिए, इसको देखिए, ARG ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का क्या चाहिए आपको, आर्गुमेंट चाहिए। दो कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट चाहिए, जो कितना मिला है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 को क्या लिखेंगे, ARG ऑफ Z1, और थीटा 2 क्या लिखेंगे, ARG ऑफ क्या Z2। जब भी जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब हम इन्वर्स बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, एंगल। जब हम आर्गुमेंट बोलते हैं मतलब उसका मतलब भी एंगल होता है। किसका एंगल, कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल, या कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उसके द्वारा बनाया गया एंगल, है ना। इस बात को हम लोग को समझना होगा। ओके, सो ये बात हम लोग को प्रूफ हो गया ना कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं। इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको हम थीटा 1, इसको हम क्या थीटा 2। तो दो कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आपने क्या देखा, जो हमको तीसरा कम्प्लेक्स नंबर मिला उसका आर्गुमेंट कैसे मिला हमको, उन दोनों के आर्गुमेंट को ऐड करने से हमको तीसरे का मिला, है ना। यानी कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो मान लेते हैं कितना आया, Z3 है। तो ARG ऑफ Z3 कितना आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया दोस्तों। ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। सो आप लोगों ने देखा। अब बात आता है कि सर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये इसको भी हम दिखाते हैं। ये आपने समझ गया ना कि हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि दो कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो मान लिया कि Z3, दो कम्प्लेक्स में हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया, उसको हमने मान लिया क्या Z3। तो Z3 का आर्गुमेंट कितना है, Z1 थीटा 1 प्लस क्या थीटा 2। आर्गुमेंट ऑफ यहाँ भी Z3 भी कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो हम इसको ये लिख सकते हैं। ये बात सबको पता चल गया। चलिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्त, दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, या दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन देख रहे हैं। ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई होने से आर्गुमेंट ऐड हो रहा है यानी एंगल ऐड हो रहा है, और डिवाइड होने से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको भी देखें,
लेट Z1, अब हम सीधे सीधे मान लेते हैं इसका यूलर फॉर्म कितना होगा, R1 ऐसे पीछे लिखा हुआ है e⁻i θ1, और Z2 हमारा इसका यूलर फॉर्म कितना है R2 e⁻i θ2, है ना, जिसको हम बार बार आई बोल रहे हैं उसको आयोटा बोलते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। तो Z1 बाई Z2 दो कम्प्लेक्स में डिवाइड हुआ, जाहिर सी बात है दो कम्प्लेक्स में डिवाइड होगा तो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा हमको, तो कितना हो जाएगा ये R1 e⁻i θ1, और ये हो जाएगा कितना R2 e⁻i θ2। दो नंबर डिवाइड होगा तो एक नंबर ही मिलेगा, मान लेते हैं कि R1 बाई R2 को हम एक कैपिटल R मान लेते हैं, और इनटू e⁻i θ1, और इनटू देखिए यहाँ पे ये प्लस पावर है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा e⁻i θ2 हो जाएगा, है ना। जैसे अगर लिखा हुआ है 1/8 तो ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, लिखा हुआ 1/8² तो कितना हो जाएगा 8 के पावर -2 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप चीज़। चलिए तो ये हो जाएगा R, और यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो e⁻i θ1 प्लस -i θ2 तो हो जाएगा R e⁻i आयोटा कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा θ1 माइनस क्या θ2। अब दो कम्प्लेक्स में डिवाइड हुआ, उससे मान लेते हैं हमको क्या मिला Z3, दो कम्प्लेक्स में के डिवीजन से हमको एक नया कम्प्लेक्स में मिला उसको Z3, यानी ये हमको क्या मिला Z3। अगर आपसे पूछा जाए कि Z3 का आर्गुमेंट यानी Z3 के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है तो क्या बोलेंगे θ1 माइनस 2। यहाँ जो एंगल होता है वो कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल होता है, या कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहें, या कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट के द्वारा बनाया गया एंगल कहें। एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस से, एंटी क्लॉक में जाएंगे तो प्लस एंगल लेंगे, क्लॉक वाई में जाएंगे तो माइनस एंगल लेंगे। ओके, अगर इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा R, है ना, R सिस θ1 माइनस क्या θ2। इसको थोड़ा ओपन करके अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे R, इसको और ओपन लिखे तो R कितना लिखेंगे cos θ1 माइनस θ2 और आयोटा साइन θ1 माइनस क्या θ2। समझ गया बात को आप। हमने दोनों बात को देखा कि जब दो कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई हुआ उससे जो हमको तीसरा कम्प्लेक्स में मिला उसका आर्गुमेंट कैसे निकला, जिन दोनों कम्प्लेक्स में को मल्टीप्लाई किया उनका आर्गुमेंट बारी बारी साइड हुआ तो हमको तीसरे का मिला। उसी तरह से जब दो कम्प्लेक्स में क्या हुआ डिवाइड हुआ, दो कम्प्लेक्स में क्या हुआ डिवाइड हुआ, तो दो कम्प्लेक्स में डिवाइड होने से हमको तीसरा कम्प्लेक्स मिला मान लो Z3। इसका आर्गुमेंट क्या हुआ, देखिए कि दोनों का आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों का आर्गुमेंट क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ। अब इसको आप देखें ARG ऑफ Z1 बाई क्या Z2, इसको आपने लिखा था ना ARG Z1 माइनस ARG Z2 आपने लिखा था, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब θ1, आर्गुमेंट ऑफ Z2 का मतलब θ2। इसको समझ सकते हैं। दो कम्प्लेक्स में जब डिवाइड हुआ तो उससे हमको क्या मिला, तीसरा कम्प्लेक्स Z3, यानी आपको चाहिए ARG यानी Z3 का आपको कम्प्लेक्स में चाहिए, और Z3 का कम्प्लेक्स में आपको कितना मिला है Z1 θ1 माइनस θ2। इसको लिख सकते हैं θ1 माइनस क्या θ2, और θ1 को क्या लिखेंगे ARG ऑफ Z1, और θ2 को क्या लिखेंगे आप ARG ऑफ Z2। समझ गए बात को। आपने ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। इसको आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं, एक लॉ के प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उस तरह से लिखा, एक हमने इस तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई साहब दो कम्प्लेक्स में डिवाइड हुआ उससे हमको एक तीसरा कम्प्लेक्स में मिला Z3 जिसका आर्गुमेंट कितना है Z1 माइनस Z2। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, या हमने यहाँ भी लिखा है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में भी आपको दिखाया था, ठीक है, कि बेसिकली हमको Z3 का क्या चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन में भी आपको दिखाया था कि Z3 का हमको आर्गुमेंट चाहिए था जो कि हमको θ1 प्लस θ2 मिला था, और θ1 को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 यानी Z1 के द्वारा बनाया गया एंगल θ1 हमने माना था। उसी तरह से θ2 को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2, है ना, इस तरह से समझिए। ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का मतलब रोटेशन कैसे होता है। सर ये तो आप नया बात बता रहे हैं सर,
कि मल्टीप्लिकेशन के मतलब पहली बार सुन रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब रोटेशन भी होता है या डिवीजन का मतलब रोटेशन होता है। आइए इसको समझते हैं। अभी हम लोग हेडिंग देंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, हेडिंग क्या देंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हम लोग हेडिंग क्या देंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, हम लोग हेडिंग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग बहुत बारीकी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब समझते हैं कि रोटेशन कैसे होता है। यहाँ पे कुल मिलाकर बेसिक बात अगर देखा जाए तो हम बेसिकली रोटेशंस को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि रोटेशन से हर साल मेंस एडवांस में एक सवाल एकदम फिक्स रहेगा, हर साल फिक्स रहेगा। आप देखते जाइए और देख भी सकते हैं, आप पूछे गए क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, जिसका मतलब ही क्या होता है, रोटेशंस। हम लोग ये देख लिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, जिसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z2, या आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 को हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। ये बात हमने प्रूव भी किया, एक्सप्लेन भी किया है। ओके, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमको क्या मिलता है, तीसरा भी जो मिलता है वो कॉम्प्लेक्स में मिलता है। तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई हुआ तो मान लिया कि हमको उसके मल्टीप्लिकेशन से हमको Z3 मिला, यानी हमको Z1 Z2 का आर्गुमेंट नहीं निकाल के हमको Z3 का आर्गुमेंट है निकालना है, जिसका हमने वहाँ पे θ1 प्लस क्या, θ2 दिया है। फिर यहाँ भी करें, लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा बाई 1। मान लेते हैं इसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, θ1, और ये हमारा r सिस थीटा है। और उसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये इसको यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं r1 e⁻i θ1, है ना। Z2 ले लेते हैं x2 प्लस क्या, आयोटा बाई 2, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं r2 सिस θ2 लिख सकते हैं, है ना। और ये लिखेंगे r2 e⁻i θ2 में लिख सकते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशंस का मतलब रोटेशन कैसे होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा आर्गन प्लेन का सहारा लेना पड़ेगा। ले लेते हैं कि ये हमारा Z1 है जो कि कितना बना रहा है, θ1 बना रहा है। बेसिकली ये x1 बाई 1 है। इसका नेमिंग भी दे देते हैं हम A, यानी OA के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, θ1। OA के द्वारा बनाया गया एंगल मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1, यानी Z1 के द्वारा बनाया एंगल कितना है, θ1। उसी तरह से हम ले लेते हैं एक पॉइंट B, जो कि देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात बहुत क्लियर है। उसी तरह से Z2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब ये भी क्या करेगा, हमारा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो Z2 इक्विवेलेंट है x2 क्या बाई 2 के। मान लेते हैं कि ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा मान लेते हैं θ2 बना रहा है। अच्छा, हम एंगल मेजर कहाँ से करेंगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, आप लोगों को पता है। तो ये हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बारीकी से समझिए आप लोग, एक चीज़ बहुत बारीकी से ये समझना है कि आप किस में से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करिए कि Z1 में मल्टीप्लाई हुआ Z2, तो उससे हमको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z3 मिला। अब Z3 का आर्गुमेंट हमको कितना मिला, Z1 प्लस θ1 प्लस θ2, ये देखा हुआ। तो एक बात तो तय है ना कि θ1 प्लस θ2 B से पहले नहीं होगा। θ1 प्लस θ2 जब भी होगा तो हमारे B के राइट साइड होगा। दोनों का एडिशन ऑफ कॉस, ये एंगल कहीं इधर आ जाएगा। तो मान लिया है कि ये θ1 प्लस सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है θ1 प्लस क्या θ2। ये हम इसका नाम देते हैं OQ। OQ किसको रिप्रेजेंट करा है, Z3 को। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ, उससे भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा मतलब बेसिकली वो एंगल भी बनाएगा, मतलब उसका आर्गुमेंट भी होगा। और ये बात भी तय है कि जब हम θ1 प्लस θ2 को ऐड करेंगे तो वो B से नीचे नहीं रहेगा, B से क्या रहेगा, ऊपर। हमने मान लिया कि जब दोनों को ऐड किए तो हम हमारा ऐड करने के बाद ये आ गया OQ। तो सबसे पहले ये तय करिए कि हम किस में से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
हमने किसको मल्टीप्लाई है, Z1 में से Z2 को। तो जिसमें मल्टीप्लाई करें उसको आप पकड़ लीजिए। क्या करिए, वो θ1 देखिए हमने Z1 को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी OA को पकड़ दिया। ON कितना, OA कितना एंगल बना रहा है, θ1, और OA को नचा दिए कितना एंगल से, θ2 एंगल से। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, OQ पे। फिर से समझिए इस चीज़ को। अगर आपने Z1 में मल्टीप्लाई किया है Z2 को, तो जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आर्गुमेंट होगा उतना से उसको क्या करेंगे, जिसको पकड़े थे उतना एंगल से उसको रोटेट कर देंगे। कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है कि वो एंगल पॉजिटिव था या नेगेटिव था। क्योंकि यहाँ पे रोटेट करके यहाँ आया है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ऐसे भी दिखाया हुआ यहाँ पे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये समझना क्या है, ज़रूरी है। फिर से समझिए, ये बार बार समझिए, ये 10 बार समझिए। आप भी क्या करेंगे, बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेकर, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका और कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। हालांकि हम अभी 2-4-5 मिनट में आपको हम मल्टीपल क्वेश्चंस करवाएंगे, उससे चीज़ें और क्लियर होगी। जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको नाचना होगा, उसको रोटेट करना होगा, कितना एंगल से, जितना उसका आर्गुमेंट है। और जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नाचेगा, यानी जिसमें मल्टीप्लाई करें वो नाचेगा, और जिसको मल्टीप्लाई करें वो नचवाएगा, कितने एंगल से, जितना उसका आर्गुमेंट है। तो हमने Z1 में मल्टीप्लाई किया था, Z1 को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, और Z1 को रोटेट करेंगे, कितना एंगल, θ2 एंगल। मल्टीप्लाई कौन हुआ था, Z2। ओके, तब ये रोटेट किया, तभी तो यहाँ आया होगा। हमने Z1 को θ2 से रोटेट किया होगा, ज़रूरी नहीं कि यहीं आया होगा, लेकिन ये बात है कि OB के इधर नहीं आया होगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। हमने एक अंदाज से ले लिया कि यहाँ आया होगा। ये OQ जो है वो है ना, OQ जो है यहाँ भी हो सकता था, OQ जो है यहाँ भी हो सकता था। ये बात है कि OQ जो होगा OB से इस तरफ नहीं होगा, लेकिन ये OQ यहाँ हो या यहाँ हो। आया कैसे होगा, ये OQ आया कैसे होगा, Z1 Z2 को जो हम मल्टीप्लाई किए तो Z3 मिला, और Z3 का आर्गुमेंट कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन से आर्गुमेंट ऐड होता है, ये प्रूफ किया कर चुके हैं। तो इसमें तरीका क्या है, इसमें जो हम टेक्निक बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेशन मल्टीप्लिकेशन में जिसको मल्टीप्लाई किया उसको आप पकड़ लीजिए, जिसमें मल्टीप्लाई किया उसको पकड़ दीजिए, जिसको मल्टीप्लाई करिए तो पकड़े हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करिए, कितना एंगल से, उतना एंगल से जितना उसका आर्गुमेंट है। एक बहुत पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए Z1 = e⁻I⁴ है। यहाँ पे R कुछ नहीं, मतलब समझते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, यानी यूनिमॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कह सकते हैं कि ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। इसको आप पोलर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा साइन π/4 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आपका Z2 ले लेते हैं हम e⁻I⁵। अब यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कि मल्टीप्लिकेशन से ही रोटेशन होता है, और डिवीजन से भी क्या होता है, रोटेशन। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसको आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos π/3 और प्लस आयोटा साइन π/3। आप समझते हैं ये π/4 क्या है, Z1 का आर्गुमेंट है, मतलब Z1 की तरह बनाया गया एंगल है। π/3 क्या है, Z2 की तरह बनाया गया एंगल है। आप इसको फिर से प्लॉट करिए। जब भी आप दो मल्टीप्लिकेशंस का मतलब रोटेशन समझना है या डिवीजन का मतलब रोटेशन समझना है, तो आर्गन प्लेन का सहारा जरूर लें, वहाँ से चीज़ें और बेहतर क्लियर होगा आपका, है कि नहीं। तो π/4 मान लेते हैं ये Z1 है, लगना भी चाहिए कि ये π/4 है। π/4 का मतलब 45 डिग्री, Z1 कितना बना रहा है, ये बेसिकली मान लेते हैं x1, क्या है, y1 है ना। या कह सकते हैं x1, y1 तो नहीं मान सकते, इसको मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा cos π/4 है और कॉमा साइन π/4 है। ये कह सकते हैं जरूर कि हमारा जो OA है, नाम देते हैं OA जो है वो कितना एंगल बना रहा है, π/4, जो कि Z1 का आर्गुमेंट है। उसी तरह से हमारा Z2 है, मान लेते हैं ये π/4 है, तो π/3 जो एंगल होगा वो इस तरफ तो नहीं होगा, इस तरफ ही होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, B, और इसका एंगल कितना है, π/3 है। यानी OB जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है दोस्त, जो OB है, यानी OB कहने का मतलब Z2 की तरह कितना बन रहा है एंगल, π/3, और OA जो कि Z1 की तरह बना एंगल कितना है, π/4।
अपन लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2, और दो कम्प्लेक्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो भी हमको क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मान लेते हैं Z3, यानी बेसिकली हमको Z3 का आर्गुमेंट चाहिए, या Z3 का पोजीशन क्या होगा। दो कम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हुआ तो उससे हमको मिला तो कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर तो उसका भी तो पोजीशन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लेते हैं। तो ये हमारा Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो हमने क्या बोला था कि जिसमें मल्टीप्लाई किया उसको आप पकड़िए। तो Z1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Z2 को। और Z2 का जो आर्गुमेंट कितना है, π/6 π/3 है, यानी कि हमारा जो OA है वो π/3 से क्या करेगा, डांस करेगा। तो OA ऑलरेडी पहले से π/4 बनाया हुआ है, और अगर π/3 तो ये 45 हुआ, ये 60 हुआ, तो 60 + 45 कितना हुआ, 105 डिग्री। अब 105 डिग्री है तो ये है ना, जब भी होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ आ गया Z3। समझ गए बात को। जिसमें मल्टीप्लाई हुआ उसको पकड़ेंगे, जिसको मल्टीप्लाई किया उतना एंगल से क्या करेंगे, पकड़े हुए चीज़, पकड़े हुए कम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर देंगे। हमने Z1 में मल्टीप्लाई किया Z2 को, तो Z1 को पकड़े, और चूंकि Z2 के द्वारा बनाया गया एंगल था π/3, इसलिए हमने Z1 को 60 डिग्री से क्या किया, नचा दिया। तो जाके कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा π/4 प्लस क्या, π/3। सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दो कम्प्लेक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो आर्गुमेंट तो ऐड होता ही है। बेसिकली जो तीसरा कम्प्लेक्स में मिलता है वो रोटेशन से मिलता है, यानी रोटेट करता है। Z3 कब मिला, जब Z1 नाचा। Z3 कब मिला, जब Z1 नाचा, कितने से, π/3 एंगल से। उसी तरह से अगर आप Z2 गुने Z1 करते तो मतलब बदल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, Z2, तो Z2 को इसको पकड़ेंगे। तो Z2 हमारा यानी कि OB है, Z2 हमारा क्या है, OB। तो इस बार OB डांस करेगा कितने एंगल से, Z1 के द्वारा बनाया गया एंगल से। Z1 के द्वारा बनाया एंगल कितना है, π/4, यानी कि इस बार हमारा OB जो है π/4 से नाचेगा। तो आना तो उसको यही है, चाहे आप Z1 गुने Z2 करें और Z2 गुने उसको, उसका पोजीशन तो वही आना है, डेस्टिनेशन से ही आना है, लेकिन मतलब बदलेगा। अगर Z2 में Z1 मल्टीप्लाई तो Z2 को पकड़ेंगे, और Z1 की तरह बनाया गया एंगल से क्या करेंगे, Z2 को रोटेट कर देंगे। और Z1 में मल्टीप्लाई किया तो Z1 को पकड़ेंगे, और Z2 की तरह बनाया गया एंगल को हम क्या करेंगे, Z1 को रोटेट कर देंगे। ये समझ रहे हैं बात को। तो दिस इज़ द एक आपका एक नॉर्मल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कम्प्लेक्स नंबर देन इट गेट्स रोटेटेड फॉर फाइंडिंग द न्यू कम्प्लेक्स नंबर। और ऑल्सो यू कैन से दैट न्यू कम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इन वन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये समझना होगा हम लोग को। तो इस तरह से हम क्या देखें कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है तो जिसमें मल्टीप्लाई होता है उसको पकड़ते हैं, जो कि पहले से ही कुछ ना कुछ एंगल बनाया रहता है। जिसको हम पकड़ते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, और जिसको हम पकड़ते हैं उसको नचाते हैं कितना एंगल से, जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है, या ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जितना उसका आर्गुमेंट है उतना से हम उसको रोटेट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको। ये मल्टीप्लिकेशंस का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं, और डिवीजन का भी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे आपको, ठीक है। इसी में आपको हम बताते हैं। और दोस्त, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एपिसोड को आप एक बार, दो बार, जितना मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं उतना रोटेशन से आपका क्लियर होगा। और मैं दावा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कम्प्लेक्स नंबर एंड होते होते आपको कभी ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने चीज़ों को रटवाया है, और रटना भी नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट थीम है एकदम समझने का, है कि नहीं। एकदम ऐसा रोटेशन सीखना है कि कम्प्लेक्स नंबर को यू रोटेट कर देना है, ठीक है। चलिए, सो एक फटाफट एग्जांपल लेते हैं डिविजन्स के लिए भी हम लोग, ठीक है। जैसे ले लेते हैं Z1 = I π/2, और Z2 ले लेते हैं E⁻I π/4। अब हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे R1 नहीं है, मतलब सब यूनी मॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर है। आप देख सकते हैं ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा cos π/2, sin π/2 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा cos π/4, sin π/4 को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख लीजिएगा
ये जो भी पॉइंट है उससे ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1। ये जो भी पॉइंट है इससे ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे जब हम कम्प्लेक्स में लेते हैं और आर के जगह हम कुछ लिखते हैं, मतलब वो यूनिमोडर कम्प्लेक्स में, यूनिमोडर मतलब वो जिस भी पॉइंट को डिपेंड करेगा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1। ओके, सो चलिए अब हमको डिवाइड करना है ना दोस्त। तो Z1 हमारा कितना है, इसको पहले लोकेट कर लिए। आर्गन प्लेन में लोकेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। सो चलिए, तो हमारा Z1 कितना है, Z1 हमारा ये है, Z1 हमारा ये है, जो कि समझ ही रहे हैं आप, हमारा कितना है e/i, यानी कह सकते हैं कि ये इसके द्वारा एंगल कितना बना हुआ है, इसका नाम देते हैं ए, OA के द्वारा कितना एंगल बना है π/2। हमारा दूसरा क्या है Z2, तो Z2 हमारा पूरा यहाँ होगा, है ना, ये है हमारा Z2 और ये बेसिकली कितना एंगल बना रहा है दोस्त π/4। तो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, उसको पकड़ेंगे, उसको क्या करेंगे पकड़ेंगे, समझ गए ना, क्या करेंगे दोस्त। इसको आप इस तरह समझते हैं, Z1 को लिख सकते हैं कितना, Z1 को कितना लिख सकते हैं e/i π/2 और इनटू Z2 को कितना लिख सकते हैं e/, माइनस, चूँकि ये Z2 नीचे है ना, Z2 नीचे है तो इसको थोड़ा एक लाइन और एक्सप्लेन करते हैं, e/i π/2 और ये कितना हो जाएगा e/i π/4। तो ये ऊपर जाके सिंप्लीफाई होगा e/i π/2 इंटू e/, माइनस i π/4। समझ रहे हैं आप, डिवीजन का मतलब वो रोटेशंस ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था एडिशन में, है ना, लेकिन डिवीजन में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ निगेटिव एंगल हो गया। ठीक है, तो अब समझिए, अब यहाँ समझिए, हम डिवीजन को कहाँ लेके चल गए, मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको दो कम्प्लेक्स में डिवीजन भी करना है तो भी उसको कहाँ लेके जाइए आप, मल्टीप्लिकेशन में लेके जाइए। तो हमारा किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, e/i π/2 में, तो जिसमें मल्टीप्लाई होता है उसको पकड़ते हैं, तो इसको पकड़ के रखें। अब हमारा माइनस, अब कौन मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई हुआ Z2, यानी कि e/, माइनस i/4। तो जो मल्टीप्लाई हुआ उतना एंगल से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्या क्लॉकवाइज, चूंकि एंगल क्या है निगेटिव। तो यानी कि जिसमें मल्टीप्लाई हुआ उसको होल्ड किए, अब उसको रोटेशन करना है, तो रोटेशन या तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका रोटेशन या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। अब आप ही बताइए, चूंकि एंगल क्या है निगेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो कौन रोटेशन होगा, यानी कि बेसिकली हमारा देखा जाए तो ये रोटेट होगा कितना एंगल से, -π/4 क्लॉकवाइज में। कहाँ होगा, क्लॉकवाइज में। कहाँ आएगा तो, अगर तुम यहाँ से π/4 अगर डांस करते हो क्लॉकवाइज में, कहाँ जाएगा, ये एग्जैक्टली यहीं तो आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि Z1 Z2 को डिवाइड करने से जो हमको नया कम्प्लेक्स में मिला Z3, उसका पोजीशन भी कहाँ है, इसका पोजीशन भी, यानी Z2 और Z3 का पोजीशन क्या है, सेम है। उसी तरह से अगर आप ऐसे कर सकते थे e/, माइनस i/4 इंटू कितना e/i π/2, दोनों तरीके से मल्टीप्लाई कर लिए। तो इस बार किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बार किस में मल्टीप्लाई हैं, हम ये समझिए, अगर दो कम्प्लेक्स में का डिवीजन रहेगा तो पहले उसको क्या करिए, प्रोडक्ट में बदलिए। ये Z2 को इस तरह से लिया और फिर इस तरह से, ये यहाँ प्लस पावर था तो ऊपर जा क्या हो गया माइनस। तो डिवीजन्स को हम पहले कहाँ चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट वाले केस में बताया हुआ है कि किस में मल्टीप्लाई हो रहा है और कौन मल्टीप्लाई, तो जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसको होल्ड करेंगे, और जिसमें मल्टीप्लाई वही रोटेट करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्या क्लॉकवाइज, और जो मल्टीप्लाई हुआ उतने एंगल से रोटेट होगा। तो पहले डिवीजन वाला केस को क्या करेंगे, डिवीजन वाला केस को पहले प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। अब ये ध्यान देना है, एक बार आपको ये मतलब बता दिए, दूसरा में हम आपको मतलब बताते हैं, एक और आप हम ले लेते हैं आर्गन प्लेन जल्दी से फटाफट, है ना। तो किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा है e/, माइनस i π/4, यानी कि हमारा क्या है, कह सकते हैं हमारा Z2 है, ये हमारा Z2 है, इसका ले लीजिए A, ये O, और दूसरा हमारा क्या है A है ना, ये हमारा है Z1, ये है e/i π/2 है, समझे। तो एक हमारा OA है, एक हमारा क्या है OB, सॉरी इसका नाम दे दीजिए B, दे दीजिए OB है। इसमें दोस्त हमारा मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 में। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा Z2 है, ये हमारा क्या है Z1, देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो Z2 में मल्टीप्लाई है, तो जिसमें मल्टीप्लाई हुआ उसको पकड़ेंगे, तो इसको पकड़िए। और कौन मल्टीप्लाई हुआ, Z1,
इसके द्वारा आर्गुमेंट बनाएगा कितना है π/2, यानी कि ये हमारा क्या करेगा π/2 का मतलब इस बार डांस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका पोजीशन तो हमने फिक्स कर लिया है माइनस वाला का, तो ये हमारा π/2 डांस करेगा। तो यहाँ से यहाँ आया तो π/4 और फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर क्या हो गया π/4। यानी टोटल ये एंगल कितना है, ये टोटल 90 है। यानी OZ2 को यानी OB को नाचना था, OB को नाचना था कितना एंगल 90 डिग्री। OB को कितना नाचना था 90 डिग्री दोस्त। तो यहाँ से अगर नाप चाहोगे तो यही तो गिरेगा। तो कह सकते हो कि तुम Z1 में Z1/Z2 करो या Z2/Z1 करो। पहले डिवीजन को ले जाएंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट में Z1 को Z2 मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 मल्टीप्लाई करो। डेस्टिनेशन नए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, नया वाला जो कॉम्प्लेक्स उसका डेस्टिनेशन सेम होगा, बस जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसको होल्ड करके रोटेट करेंगे कितना एंगल से, जो मल्टीप्लाई हुआ उसके आर्गूमेंट से, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करेगा कि उसका आर्गूमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि हम यहाँ पे ये बात आपको समझा पाए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का मतलब रोटेशन ही होता है। ओके, सो गाइस इस एपिसोड यानी कि आज का हम जो इसके जस्ट पिछला वाला एपिसोड और जो अभी का एपिसोड है, ये दोनों को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार इसको कर सकते हैं। और एक बात और मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात है, जो मेरा स्टूडेंट्स है अगर मेरी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है, मेरा कद्र करता है, तो वो एकदम फोड़ फाड़ के पढ़ेगा एकदम, है कि नहीं, उसका माँ बहन एक कर देगा एकदम पूरे टॉपिक्स का, ठीक है। और इसको इतना पढ़ो कि कम्प्लेक्स नंबर जैसे देखे यार कम्प्लेक्स नंबर आओ इसको देखते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, इसको एंटरटेन करते हैं, ठीक है। सो चलिए गाइज, इसके बाद हम लोग और इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे, है कि नहीं। लेकिन इस वक्त यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। खूब पढ़ते रहो और खूब टशन में रहो, जोश में रहो, एटीट्यूड में रहो, उसको गिरने मत दो। थैंक यू।